हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको किरचॉफ के नियम बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, यानी पहले इसमें कुछ बेसिक थ्योरी जान लीजिए आप लोग। सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए, ठीक है, जिनको किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हम कह सकते हैं किसी जटिल परिपथ के विभिन्न, जैसे कोई जटिल परिपथ है उसके विभिन्न चालकों में बहने वाली धारा के वितरण को ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए। यहाँ पर हम कह सकते हैं किरचॉफ के दो नियम होते हैं, या ठीक है, इस तरह से आप स्टूडेंट्स कह सकते हो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, पहला नियम अथवा इसका दूसरा नाम है संधि नियम। ये स्टूडेंट्स कह सकते हो पहला नियम अथवा संधि नियम। दूसरा स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको हम कह सकते हैं दूसरा नियम अथवा पास नियम। ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं पहला नियम अथवा संधि नियम। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखो, ठीक है, काफी इजी है। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट परिभाषा सुन लीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो लिख देते हैं किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो यही नियम होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर 0। बस इतना नियम आप स्टूडेंट लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखना। इसमें यह ध्यान रखना है संधि की ओर आने वाली धाराओं, यानी धारा जो है संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। ये चिन्ह परिपाटी रूल होता है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट लिख देते हैं संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक एवं संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। ये चिन्ह परिपाटी रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल भी इस पर आधारित पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट इसको अब एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा देते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकोगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स
मान लीजिए सबसे पहले हम चित्र की सहायता से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 5 चालक हैं, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। पहला बना लिया, किसी भी तरह से आप चित्र बना सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम बना लेंगे। ये पहला मान लिया, यहाँ पर हम दूसरा हम मान लेते हैं, तीसरा मान लिया, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से मान लीजिए 5 चालक बना लिए हमने। ये अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, चित्र मैनेज कर सकते हो। ये मान लीजिए बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर ये मिल रहा है, ऐसा हम बना सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स इसका नाम हमने पहला चालक दे दिया, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर हमने लिख लिया चौथा चालक, ये लिख लिया हमने 5वां चालक। और इसमें बहने वाली जो धाराएं हैं वो कह सकते हैं क्रमशः पहले चालक पर जो बहने वाली धारा है वो I1 है, दूसरे चालक पर बहने वाली धारा I2 मान लिया हमने। और स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, क्योंकि चिन्ह परिपाटी रूल लगाया है तो उस हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। इसमें ध्यान रखना है संधि की ओर आने वाली धारा का मान धनात्मक लिया जाता है, संधि से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक लिया जाता है। तो हम कुछ बाहर की तरफ भी धाराएं हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसको प्रदर्शित कर लिया और इसको यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर लिया। आप स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चित्र मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पर थ्योरी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, हम भी लिख दें, माना 5 चालक, नाम क्या हमने दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, जिसमें क्रमशः I1, I2, I3, I4 व I5 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ऐसा स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, हो रही हैं। अतः किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चिन्ह परिपाटी रूल तो हम लगाएंगे, संधि की ओर आने वाली धारा का मान धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक हम लेंगे। तो यहाँ पर I1 I2 माना है, संधि की ओर जा रही है धाराएं, तो I1 प्लस I2 हो गया माइनस ये हो जाएगा I3, ठीक है, माइनस I4 क्योंकि ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, माइनस I5 बराबर 0 हम लिखेंगे। या स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस यहाँ पे लिख देंगे I5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कह सकते हैं संधि से दूर यानी दूर जो जाएंगी धाराओं के योग के बराबर होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कह सकते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि हम इस नियम को दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ पर ये नियम समाप्त हो चुका है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम इस नियम को दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं जब किसी वैद्युत परिपथ में या परिपथ में कह सकते हैं स्थायी धारा बहती है, ठीक है, तो उस परिपथ के किसी यानी परिपथ की किसी भी संधि पर कह सकते हैं, परिपथ के किसी भी संधि पर या किसी संधि पर हम कह सकते हैं ना ही आवेश का संचय किया जा सकता है और ना ही वहां से आवेश को हटाया जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जो किरचॉफ का पहला नियम है, ठीक है, ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे धारा का नियम भी कहते हैं। तो यही हमको स्टूडेंट्स आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है एवं इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, तब भी क्वेश्चन यही लिखोगे आप,
और यदि आपसे पूछा जा रहा है संधि नियम लिखिए, तब भी आप यही लिखोगे। यदि पूछा जाए किरचॉफ का पहला नियम लिखिए, तब भी यही आप लिखोगे। यदि आपसे पूछा जाए किरचॉफ का धारा नियम लिखना है, तो ये भी यही नियम आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे दूसरा नियम अथवा पास नियम। तो स्टूडेंट्स ये हेडिंग डाल लेते हैं, दूसरा नियम अथवा पास नियम। ये स्टूडेंट्स नियम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ये नियम है क्या। तो ये नियम है, वो हम लिख रहे हैं, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बंद पास के, या उस पास के कह सकते हैं, बंद पास के या बंद पास में लिख देंगे, लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बीजगणितीय योग भी लिख सकते हैं, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये स्टूडेंट्स पहला नियम है। अर्थात हम कह सकते हैं, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ऐसा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। इसमें चित्र भी बनाएंगे, आप लोग इतना भी लिख सकते हो, लेकिन डिटेल में लिखना है तो आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा। कठिन नहीं रूल है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई हम कह सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, धारा की दिशा में, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा एवं प्रतिरोध, ठीक, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल धनात्मक लेते हैं एवं सेल के वैद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं।
ये स्टूडेंट्स आप लोग चिन्ह परिपाटी ध्यान रखोगे, जो कि काफी इजी है। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा में प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं एवं सेल के वैद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको इसको एक चित्र की सहायता से समझना है, तभी आप ये नियम पूरा कंप्लीट होगा। आप इतना लिख दोगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन डिटेल में आपको लॉन्ग में लिखना है तो आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए वैद्युत वाहक बल, मान लीजिए E1 व E2 हमने प्रदर्शित किया, दो सेल हैं E1 व E2 मान लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिगर की सहायता से आपको सबसे पहले समझा देते हैं। ये यहाँ पर एक सेल E1 है और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लगा लेते हैं एक दूसरा सेल, इसका नाम हमने दे दिया E2, तथा यहाँ पर मान लीजिए इसमें 3 रेजिस्टेंस हम लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर चित्र ध्यान रखना, मान लीजिए R1, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर हम मान लेंगे ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, और यहाँ पर एक तीसरा रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं R3। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, चित्र आपको समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इस टाइप से आप चित्र बना सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लिया A, यहाँ पर हम लिख सकते हैं B, ठीक है। अब यहाँ से ये धारा प्रवाहित होगी, ऐसा मान लिया हमने। चित्र में आपको समझना है, इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि बिंदु A पर, यहाँ पर देखो थ्योरी समझ लीजिएगा, माना कि दो सेल E1 व E2 हैं एवं 3 प्रतिरोध R1 R2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं R3 है। माना कि दो सेल E1 E2 एवं 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, जैसा कि चित्र में आपको प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तब हम कह सकते हैं बिंदु A पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, हमने बताया था कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान जो होता है वो, यानी संधि की ओर जो धाराएं जाएंगी उनका मान धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस R3 है, इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, इधर से यदि स्टूडेंट्स मान लीजिए ये इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए I1 है यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया I2, तो ये धाराएं इसमें से प्रवाहित हो रही हैं, तो ये यहाँ पर धाराएं क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। ये हम स्टूडेंट्स ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं चित्र। आप लोग समझ गए होंगे। ये मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर ये सेल एक E1 लगा हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर भी हम I1 लिख सकते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लिया हमने I2। तो यहाँ पर यदि किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट मान लीजिए ये पहला बंद पास 1, इसका नाम दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया 2। तो इस वैद्युत परिपथ में 2 बंद पास 1 व 2 है, नाम हमने क्या दिया है 1 व 2। तो हम कहेंगे इस वैद्युत परिपथ में 2 बंद पास 1 व 2 हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स किरचॉफ के यानी बंद पास 1 के लिए या किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास 1 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास 1 के लिए क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। हमने बताया था कि ये चिन्ह परिपाटी जो बताई थी धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक, तो ये I1 है, यहाँ पर ये I1 धारा है तो I1 R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे I1 R1 माइनस, अब यहाँ पर अगली कंडीशन हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या होगा मान, माइनस हमने पहले ही लगा लिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हम यहाँ पर I2 और R2 ले लेंगे, संगत रेजिस्टेंस हम कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा I2 R2 बराबर, अब यहाँ पर देखिए बंद पास 1 के लिए बात हो रही है तो I1 R1 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स
जैसे ये धारा इधर से आ रही थी तो इधर को जाना चाहिए ना, तो ये विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके मान को हम ऋणात्मक लेंगे, तभी हमने यहाँ पर माइनस लिखा था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वैद्युत वाहक बल E1 है, तो यहाँ पर E1, और यहाँ पर हमने क्या बताया था कि सेल के वैद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। ऋण से धन की ओर जाने पर यानी क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, अब देखो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बंद पास 2 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे बंद पास 2 के लिए क्या स्टूडेंट्स हो जाएगी इक्वेशन। अब ये इतना देखिएगा, बंद पास 2 के लिए इतने में समझना है आपको। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो धारा बह रही है वो I2 है, ये रेजिस्टेंस संगत प्रतिरोध कौन सा है, R2, तो हमने लिख लिया I2 R2। अब यहाँ पर देखो ये धारा की दिशा में, मतलब जैसे धारा की दिशा में आगे चल रहे हैं ना, तो एरो ये सही बना हुआ है, जिस हिसाब से धारा बह रही है उसी हिसाब से इसमें जा रहा है, ठीक है। तो I2 प्लस R2 ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा था कि संधि ए पर प्रथम नियम लगा दिया था, तो इसका योग जो I1 प्लस I2 के योग के बराबर आ गया था। रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है R3, तो यहाँ पर R3 लिख लेंगे, और यहाँ पर वैद्युत वाहक बल जो है वो E2 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स E2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गई, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। दूसरी इक्वेशन I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। ये 2 इक्वेशन स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हुई है। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा और ध्यान रखना है आपको, कठिन नहीं है। जो समीकरण प्राप्त हुई है, ठीक है, तो इन समीकरणों की सहायता से परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन समीकरणों की सहायता से परिपथ के विभिन्न भागों में धारा ज्ञात कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं धारा ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम हमारा कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये रूल है, फिर से समझ लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, एवं सेल के वैद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। ये ध्यान रखना है। एक हमने परिपथ प्रदर्शित किया जिसमें 2 बंद पास 1 व 2 हैं। इसमें जो यहाँ पर कह सकते हैं R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, E1 E2 ये वैद्युत वाहक बल को प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब ये बैटरी यानी सेल है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो बंद पास 1 में इसमें किरचॉफ का हम दूसरा नियम लगाएंगे, और बंद पास 2 में तो 2 इक्वेशन हमको प्राप्त हुई हैं। इन समीकरण की सहायता से हम कह सकते हैं परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं,
अतः हम कह सकते हैं जो यानी जो दूसरा नियम है, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम है, या पास का नियम कह सकते हैं, या कह सकते हैं वोल्टता का नियम, ये आप काहे को प्रदर्शित कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसीलिए इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। यदि स्टूडेंट यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।